आज का आपके लिए सरप्राइजिंग लेक्चर है। जिन बच्चों को भी ये जानना है कि सर हम क्लास 11 की क्लास को कैसे ज्वाइन करें, मेरा क्लास छूट गया है, मेरा चैप्टर छूट गया है, या मैं ये चाहता हूँ कि ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ लेकिन बैक वाला भी हम लोग कंप्लीट करके चले और अपने लेवल्स को अप करके रखें, तो जिन बच्चों को भी नीट जेई साथ साथ पढ़ना है वो जरूर ज्वाइन करें जिन्हें, लेकिन जिनको नीट जेई को साथ में लेके चलना है वो बच्चे इस लेक्चर से जरूर जुड़े हुए रहे। सर इस लेक्चर से तो हम लोग जुड़ जाएंगे, पर ऑनलाइन क्लास की एक सबसे खास बात क्या होती है, सबसे ड्रॉबैक क्या होता है कि सर हम बात नहीं कर पाते, हमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है, कुछ डाउट्स होता है, या हमें अगर कुछ प्रॉब्लम पूछने, हमें स्टडी पैकेज चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, इस सारे चीज़ों का घबराइए मत, समाधान हो चुका है। आप सभी लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला गया है पहले उस लेक्चर नंबर 0 को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये लेक्चर्स क्या है और किस तरह से इसे ज्वाइन करना है। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम लोग का पहला टॉपिक है, जुड़ जाइए, डेली आपको लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे। आज सबसे पहला चैप्टर सर कि सर क्लास 11 का सबसे पहले चैप्टर का नाम है बच्चे लोग फिजिकल वर्ल्ड। देखिए बेटा, ये फिजिकल वर्ल्ड, ये जो हमारे पास चैप्टर है, सॉरी फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे पास एक चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ये चैप्टर नंबर 1 है। देखिए मैं अगर आप नीट जेई के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो नीट जेई में ये चैप्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इसीलिए आप कई अच्छे अच्छे नीट्स के बुक देखिएगा और जेई के बुक्स देखिएगा तो उसमें इस चैप्टर को गोल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे जो भी चीज़ आपको पढ़ाई होगी ऑलरेडी आपको 11th और 12th पढ़ने तक इस सब चीज़ की नॉलेज वापस हो जाती है। तो यहाँ पर किया क्या गया है कि बहुत बेसिक सी बात आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी, अगर आप नहीं भी जानोगे तो ओवरऑल साइंस जब पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बखेरा खड़ा नहीं करूंगा कि यहाँ पे मैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा हूँ, कूलम साहब का नियम पढ़ा रहा हूँ, ये सब फालतू बकवास है। क्यों? ऑलरेडी आप वहाँ पढ़ रहे हो, तो बिना लॉजिक के सर पैर के हाथ यहाँ मारने हैं कोई मतलब आपका नहीं बनता है, यहाँ टाइम पास हो जाएगा आपके लिए। आपको यहाँ बेसिक सी बातें जाननी कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी से उसका क्या रिलेशन है, बेसिक फोर्स क्या है और बेसिक नेचर ऑफ लॉज क्या है, वो जान जाइए। फिर आगे बढ़िए, आप आगे पढ़ते चले जाइएगा, चीज़ें समझते चले जाइएगा। और यहाँ मैं अगर सारी बातें बताना चालू कर दूंगा तो आप कुछ नहीं बोलोगे, मैं जो बोलूँगा वही समझोगे, कोई डिस्कशन नहीं होगा, फालतू में आपका टाइम भी पास होगा इधर। तो इससे बेटर ये है कि हम लोग इस चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, बस एक बेसिक से नॉलेज के लिए। इसका नीट जेई से कोई कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, इसके लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर तक चलना पड़ेगा। तो चलिए, एक फॉर्मेलिटी है, एनसीईआरटी में है तो उसको हम लोग पूरा कर देते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर्स है, ये आपको फ्री अवेलेबल मिल रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो कहा जाता है सबसे पहली बात इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो हमको पढ़ना है इसमें फिजिक्स के बारे में, जो स्टडी करना है बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, मतलब जो बेसिक लॉज होते हैं कि छोटे छोटे लॉ की आकर्षण कैसे हो गया दो चार्ज के बीच में, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको थोड़ा सा केवल जानना है, डिटेल नहीं जानना, थोड़ा सा केवल जानना है। और उसके बाद कौन से लॉज है हमारे नेचर में, कितने लॉज है, कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, बस यही चीज़ों के बारे में हमको जानना है इस चैप्टर्स के अंदर। तो आप सवाल ये क्या है, तो ये न्यूटन जी का फोटो है, बहुत बहुत खतरनाक वैज्ञानिक थे भाई साहब, बहुत इनका योगदान है फिजिक्स में। उसके बाद एप्पल लिए हुए, अगर 16वीं शताब्दी में अगर अभी तक जो कोई सबसे खतरनाक वैज्ञानिक का नाम आता है तो न्यूटन जी का था। अब कुछ तो बोलेंगे सर मैक्सवेल है, टेस्ला है, बाकी चीज़ें है, लेकिन जितनी कम संसाधनों के साथ इस भाई साहब ने जितने चीज़ों के बारे में बता दिया, यार गजब, सैल्यूट है इनको। तो खैर ये न्यूटन जी का फोटो है आपको, मतलब न्यूटन जी का ऐसे एक डेमो बनाया गया, इनका इस तरह से कलाकृति है, ये कोई और है। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, अब हमको बताइएगा जरा सर साइंस क्या है। देखिए कई आपको परिभाषाएं मिल सकती है साइंस के बारे में, लेकिन कोई भी गलत नहीं है अपने आप में, लेकिन साइंस क्या है अगर मैं इसको बहुत बेसिक दृष्टिकोण से देखूँ तो आपको क्या लगता होगा कि साइंस क्या है, जरा सोच के देखिए। देखिए आप जब किसी चीज़ के बारे में कोई बात करते हो, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ज़्यादातर ये चीज़ें होती है कि आप बात करते हो कि भाई साहब ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई, वैसे हुआ। जैसे कि मैं थोड़ा सा पास्ट में लेके चलूँ तो एक वर्ड आया था कि किसी ने बोल दिया कि सूर्य जो है वो धरती की परिक्रमा लगाती है, ऐसा बोला गया, सूर्य जो है किसकी परिक्रमा लगाती है, धरती की परिक्रमा लगाती है। तो अगर इस बात को किसी ने दूसरे जाके बोला कि अरे भाई साहब ये बात तो गलत है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, भाई साहब को फांसी पर लटका दिया गया, बताइए उस समय पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर राजा के पास कुछ मुख्य दिमाग वाले लोग बैठा करते थे, जिसको विद्वान दरबारी ये लोग कहा करते थे। तो वो बैठते थे और वो प्राकृतिक घटना या बाकी चीज़ों के बारे में अपनी राय रखते थे। राय कैसे रखते थे? तो लोगों को ये मानना था कि ये बुद्धिमान आदमी है तो कुछ बोल रहा होगा तो सोच समझ के ही बोल रहा होगा। तो कई बार ऐसा सही भी होता था पर कई बार गलत भी हो जाता था। तो क्या होता था कि वैसे कोई बात नहीं, गलती तो शुरुआत की, गलती क्या होता है, गलती तो समझिए आपके सक्सेस की एक निशानी है, क्योंकि आप गलती नहीं करोगे तो फिर अगला रास्ता कैसे खुलेगा। तो उन्होंने क्या बता दिया, जितने भी दरबारी लोग थे उन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में अपनी अलग अलग राय देखी, एक नींव रखा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में तथ्य बताया, वह तथ्य
कई चीज़ों पर आधारित हो सकते हैं। या तो उस चीज़ के बारे में उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रयोग किया होगा कि हाँ भाई इसको इससे मिलाने पर ये आ रहा है, तो ये आपको बता दिया गया, तो ये साइंस हो गया। या कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा कि नहीं पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये हमने देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है। किस चीज़ से? एक पेन लिया, पृथ्वी की लोकेशन चेक किया, फिर पृथ्वी की चंद्रमा की लोकेशन चेक किया, फिर चंद्रमा का लोकेशन चेक किया। तो इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, कोई प्रयोग नहीं किया कि चंद्रमा को इसमें डालकर दिखा दिया गया, नहीं नहीं नहीं, ऑब्जर्वेशन किया। तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन से पता चली, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट से पता चली, और उससे जो ज्ञान हासिल किया उसी ज्ञान को विज्ञान कहा गया। इसीलिए बच्चों यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू एक्वायर नॉलेज। सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज मतलब डीऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज कहने का मतलब कि एक ऐसी बात जिसका कुछ तुक बनता हो, जो आपस में वेल कनेक्टेड हो, जिनका कुछ मतलब निकलता हो कि इसके बाद ये मतलब निकला, इसके बाद ये मतलब निकला। आ रहा है बात समझ में? तो ऑर्गेनाइज तरीके से कोई ज्ञान दिया गया। और किसके बारे में दिया गया बच्चों लोग? साइंस के बारे में दिया गया। साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट एक्वायर्ड नॉलेज अबाउट, नॉलेज दिया गया। किसके बारे में नॉलेज दिया गया? अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में दिया गया? सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास, सराउंडिंग कहने का मतलब हमारे आसपास, है ना। थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो हमारे आसपास की चीजें उसके बारे में जानकारी दिया गया। किसके थ्रू दिया गया बच्चों? ऑब्जर्वेशन, मैंने अभी बताया ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देख करके ये चीज के बारे में अध्ययन कर लेना। और एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एंड वेरिफिकेशंस। आप देखिएगा ना, तो जो हम बहुत सिंपल सी बात है कि सर साइंस क्या है, तो कहिएगा हमारे आसपास जो भी चीज़ है, अगर मैं उसके बारे में आपको सिस्टमेटिक नॉलेज दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइज तरीके से नॉलेज दे रहा हूँ, और वो नॉलेज आधारित है किन किन चीज़ों पे आधारित है, तो बच्चों ऑब्जर्वेशन पे, जैसे कि कूलम का नियम ऑब्जर्वेशन, गुरुत्वाकर्षण ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स पे, एक्सपेरिमेंट आप समझ सकते होंगे कि जब उसको एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाओ तो जो मिलेगा, जो निकलेगा, वो एक्सपेरिमेंट्स हो गए। वेरिफिकेशन, जैसे ओम के नियम का वेरिफिकेशन होता है, जैसे बता दिया है कि भी प्रोपोर्शनल आई होता है, तो प्रूफ करके बताइए, वेरीफाई कीजिए। तो आप एक बैटरी लेके आइएगा, तार लगाइएगा, करंट भरेगा, 2 बैटरी लगाइएगा और करंट भरेगा, तो इस तरह हम वेरीफाई करते हैं। तो जो भी हमारे आसपास है उसके बारे में जब हम नॉलेज देते हैं, और वह नॉलेज आधारित होता है किस पर हुआ, वो होता है वेरिफिकेशन पे, एक्सपेरिमेंट पे, ऑब्जर्वेशंस पे, और वो हमारे आसपास के बारे में नॉलेज देता है, और वो नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साइंस कहते हैं। तो आई थिंक आपको साइंस की डेफिनेशंस बहुत इजी से कंप्लीट हो गई होगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर साइंस की क्लासिफिकेशंस क्या है। देखो बच्चों, साइंस के कई क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, वो सब लोग अपने अपने टीचर्स लोग अपने हिसाब से देते हैं, तो उसको आप कन्फ्लिक्ट मत करवा लीजिएगा, सभी अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसमें जो सबसे मेन होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जो सबसे मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला का नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो फिजिकल साइंस। सबसे पहला जो हमारे पास साइंस है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। मैं सबका मतलब समझाऊंगा वो क्या होता है। दूसरी चीजें जो हमारे सामने आती है, पहले को बोलते हैं फिजिकल साइंस बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं वो मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल भी एक साइंस है वो, मैथमेटिकल साइंस। अगर ये साइंस नहीं होता, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स एक साइंस नहीं है, लेकिन अगर ये मैथमेटिक्स साइंस नहीं होता तो हम साइंस में क्यों पढ़ रहे होते? तो पक्की बात है मैथमेटिक्स एक साइंस है। उसके बाद आता है बच्चे लोग जियो साइंस। धनाधन धन धनाधन, पैसा वाला जियो क्या? नहीं, ये जियो मतलब होता है जियोग्राफी। आप लोगों ने नाम सुना होगा। जियोग्राफी मतलब होता है भू, भू के बारे में, जैसे कि कब तड़का तड़केगा, कब बिजली गिरेगी, कब बारिश होगा, कब ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो मिलती है उसको बोलते हैं जियो के अंदर डालते हैं। फिर आता है हमारे पास सोशल साइंस। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा ये सब, सामाजिक विज्ञान, ये सब साइंस का हिस्सा है। फिर आता है बच्चों हमारे पास लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, जीव विज्ञान, आप लोगों ने जरूर देखा होगा इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहली बात कि सर ये फिजिकल साइंस का क्या मतलब हुआ? देखो, फिजिकल का मतलब सुनो, हिंदी तो भौतिक होता है, मतलब समझिए। देखिए, कई बार आप सुनते होइएगा 2-3 बार कि फिजिकल मत होइए, मतलब शरीर से मजाक मत कीजिए, है ना, उसको बोलते हैं फिजिकल मत होइए। तो देखो बुआ, फिजिकल का बेसिक मतलब होता है जिस चीज़ को आप छू सकते हो। जैसे आपकी भावनाएं, क्या मैं इसको छू सकता हूँ? आपकी हैप्पीनेस, क्या मैं इसको छू सकता हूँ? आपकी सैडनेस, क्या मैं इसको छू सकता हूँ? नहीं छू सकता हूँ। लेकिन आपके बॉडी के पार्ट्स में छू सकता हूँ।
ये टी शर्ट्स मैं छू सकता हूँ, ये पेन मैं छू सकता हूँ। तो ये सब फिजिकल के अंदर आ रहा है। फिजिकल कहने का मतलब वो चीज़ जिसका प्रेजेंसिएशन प्रेजेंट हो वो, और वो एटम फॉर्म में हो, वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम उठा सकते हैं, जिसके बारे में अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है वो किसके फॉर्म में, किसके अंदर आती है, वो फिजिकल के अंदर आती है। तो फिजिकल साइंस के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जैसे मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स। आप एक बात बताओ, करेंट, इलेक्ट्रिक करंट छुओगे, प्रेजेंटेशन आपको पता चलेगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो वो सब किसके अंदर आएंगे, फिजिकल साइंस के अंदर आएंगे। तो फिजिकल साइंस के अंदर दो चीज़ आता है। आप कहिएगा सर फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ चला गया? अरे भाई साहब इसी के अंदर आता है। तो पहले को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग फिजिक्स, और दूसरे को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। क्या ये बात आपको पता था कि हाँ फिजिकल साइंस के अंदर बांटा गया, पर उसका मतलब क्या हुआ? क्या ये आपको पता था? बिल्कुल पता होगा। तो आप लोग जानते हो जाए कि फिजिकल का मतलब आज जहाँ भी आएगा समझिए कि हम उस चीज़ को टच कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में अनुभव हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग? अच्छा, फिर हमारे पास आता है फिजिक्स और क्या है बच्चे लोग, केमिस्ट्री। ये दो पार्ट है जिसको हमको किसके अंदर पढ़ना है, आपको फिजिकल साइंस के अंदर। मैथमेटिक्स तो आप जानते ही होंगे क्या होता है मैथमेटिकल साइंस। जैसे एक बात बताऊँ, कई लोगों को लगता है मैथमेटिक्स एक साइंस नहीं है, गलत। मैथमेटिक्स एक साइंस है, और मैथमेटिक्स के बारे में आप समझ लीजिएगा जितनी भी प्राकृतिक में घटनाएं हो रही है उस सारा का रिलेशन किसके साथ है, वो मैथमेटिक्स के साथ है। तो अगर मैं आपसे एक बात बताऊँ, एक नंबर आता है, अगर आप मैथमेटिक्स को बहुत डीपली देखना चाहोगे तो इस नंबर को देखिए, है ना, इस नंबर को देखिए। ये नंबर ऐसा नंबर होता है जिससे पूरी प्रकृति गवर्न होती है। मतलब कि जो पाई की वैल्यू निकलती है वो भी इसी हिसाब से, जो पेड़ पौधे काम करते हैं वो भी देखिए, इनका भी जो तरह निकलता है वो इसी नंबर के हिसाब से निकलता है। एक में एक, जीरो में एक, जीरो एक, फिर एक में एक, जीरो दो, फिर दो में एक, जीरो तीन, फिर तीन में एक, जीरो पाँच, तीन में अपने पीछे वाले संख्या को जोड़ते चले जाइए, तीन में दो, पाँच, पाँच में तीन, फिर आठ। मतलब इस तरह से क्या होता है, प्रकृति का विकास होता है। सूरजमुखी का फूल भी एक एग्जाम्पल है। तो आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स कोई अलग चीज़ नहीं है भाई। मैथमेटिक्स एक तरह का क्या है, साइंस है। वो अलग बात है क्या प्रैक्टिकली उसको अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन अगर डीप देखिएगा तो आपको लगेगा यार मैथमेटिक्स भी तो साइंस ही है, लॉजिक का ही गेम है पूरा। तो मैथमेटिक्स भी साइंस है, जियो भी साइंस है। आपको बताता है कि कब आपका घटनाएं कैसे कैसे होगी, कैसे कैसे काम करेगी, कब बारिश होगा, कब भूकंप होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में। खैर भूकंप के बारे में तो पता पहले नहीं चलता है, लेकिन बता देता है कि कितना स्केल पे भूकंप हुआ है। तो ये सब किसके अंदर आता है, वो जियो के अंदर। सोशल, सामाजिक विज्ञान के बारे में कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है वो तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, नैतिक शिक्षा, ये सब, मॉरल साइंस, पता नहीं क्या क्या सब पढ़ेंगे, SST सब करते हो, ठीक है ना, SST इसी का पार्ट है। अब लाइफ साइंस, लाइफ साइंस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी कि लाइफ साइंस, जीव के बारे में जो पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बायोलॉजी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि साइंस के कितने प्रकार होते हैं। वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं, इसमें से हमें पढ़ना है फिजिक्स के बारे में, बाकी सब्जेक्ट के बारे में टीचर्स लोग आपको बात करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है फिजिक्स के बारे में। तो आप ये कहिएगा फिजिक्स के बारे में क्या चीज़ है। ओके, तो हमें पढ़ना है फिजिक्स के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स क्या है। तो आप बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स की डेफिनेशन आपको पता होगा कि सर अब ये मत कहना कि सर फिजिक्स शब्द कहाँ से आया था, ये सब देखो हम पहले बोले ये नीट और जेईई की क्लासेस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जो हम नीट और जेईई की क्लासेस में बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन जहाँ पे टाइम पास की जरूरत है वहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन, हमारा न्यूमेरिकल, हमारा कॉन्सेप्ट आगे हमारा इंतजार कर रहा है, इसीलिए हम इसको बहुत बेसिक तरीके से पढ़ के यहाँ से निकलना चाहते हैं, ताकि जब वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ पे कुछ टाइम देंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपके काम का आएगा। अब ये जान लेना कि फिजिक्स हम फ्यूचर से आया था, इसका मतलब होता है नेचर ये यहाँ से आया था, ये सब आई डोंट केयर अबाउट दिस, कि इसके बारे में आपको ज़्यादा बात करना चाहिए। तो हम लोग इसको लेकर के चलते हैं जितना इससे काम है, ठीक है। तो बच्चे लोग फिजिक्स क्या है तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस, यह साइंस का वह ब्रांच है, ठीक है, जो कंसर्न, जो बताता है, कंसर्न विद किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिससे वो रिलेटेड है, किससे, नेचर और उसके गुण से। और वह गुण, अब एक बात बताओ, किसी छिपकली की पूंछ कट जाती है, वो भी तो है, वो भी नेचुरल फिनोमिना है कि वापस भी पूछा जाती है, पर क्या वो हम फिजिक्स से पढ़ लेंगे, नहीं, वही पढ़ेंगे जिसका संबंध किससे हो, मैटर और एनर्जी से। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। एक बड़ी फेमस वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, जिन्होंने फॉर्मूला दिया था E = mc²। अब इस बात को समझिए। अब इस बात को समझने के लिए आपको जो थ्योरी समझना होगा उसका नाम होगा बिग बैंग। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, अब देखिए बच्चों, बिग बैंग थ्योरी आपसे ये कहता है कि किसी ने बताया कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने बताया कि सेंटर पे, इस जगह पे बहुत सारा एनर्जी जमा था। अब ये एनर्जी अचानक ब्लास्ट हुआ, तो जब ये एनर्जी ब्लास्ट हुआ तो ये एनर्जी फैला, देखो, और जब ये एनर्जी था तो पहले कितना टेम्परेचर पे था, फिर टेम्परेचर कमा,
फिर टेम्परेचर और कमा, फिर टेम्परेचर और कमा, और देखो समय भी कम रहा है। तो जब समय कमेगा, देखो धीरे धीरे समय कम रहा है, तो जब ये समय धीरे धीरे मतलब कि सॉरी ये समय जो धीरे धीरे एक्सपेंड करते जा रहा है, तो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे ठंडा होते जाता है और धीरे धीरे स्लो होते जाता है। तो जब एक एनर्जी प्रकाश के चाल से उसकी स्पीड कम होने लगती है, तो वही प्रकाश की चाल जिसको E बराबर mc स्क्वायर कहते हैं, तो वही एनर्जी कन्वर्ट होने लगता है मास में। मतलब एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा है वो किस में हो रहा है बच्चों? मास में। तो जो ये एनर्जी था वो देखिए धीरे 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 देखो मास में कन्वर्ट हो गया। पहले एटम बन गया, एटम के बाद वो चीज़ें इस तरह से काम की है। बहुत सारा इसमें साइंस है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि वो लेपर्ड क्या है, एंटी प्रोटोनो एंटी न्यूट्रॉनो, उसमें भी नहीं जाना है। पहले देखो ये मास में कन्वर्ट हुआ, एटम के पास मास हुआ, और यही मास धीरे धीरे यूनिवर्स बन गया, यूनिवर्स से डीएनए बना और डीएनए से आदमी बन गया, मतलब बहुत सारे जीव जंतु बनना चालू हो गए। तो आई थिंक आप इस थ्योरी से समझ सकते हो कि भाई साहब क्या हुआ कि पहले एक एनर्जी थी, यह एनर्जी कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे अपने स्पीड को स्लो किया, और जब E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है, जब प्रकाश की चाल घटेगी तो वही जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मास में। तो E प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है बुआ? मास यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगा, और मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। बहुत सिंपल सी बात है। अभी इसी बात को देखिएगा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी थ्योरी से मैं आपको बताऊंगा कि कोई बाबा जी गायब कैसे हो जाते हैं, फिर कोई भी आदमी जो अदृश्य हो जाता है, बिला जाता है, वो कैसे बिला जाता है? छुप काली मंत्र, कैसे बिला गया? कैसे बिला गया? अब जरा बात को समझिए कि देखो बच्चों क्या हुआ कि जब बता दिया आइंस्टीन सामने कि E बराबर क्या होता है mc स्क्वायर, मतलब एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकता है, और मास किस में? एनर्जी में। सारा खेल प्रकाश की चाल का है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मैं इसी बॉडी को प्रकाश के चाल की स्पीड से फेंक दूं तो ये अदृश्य हो जाएगा, और वापस उसी एनर्जी को स्पीड को कम कर दूं तो फिर वापस ये मास में बदल जाएगा। आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको समझाई दिया। तो होता क्या है इस सवाल में कि जब मान के चलिए कोई आदमी जो है, कोई बाबा जी, कोई स्पिरिचुअल आदमी, जब वो जा करके तपस्या करता है हिमालय पर या किसी और जगह पर जाकर वो तपस्या करता है, तो उस तपस्या के दौरान वो अपने मन को साध लेता है। किसको साध लेता है? मन को साध लेता है, और मन को साधने के बाद वह जितनी इच्छा से चाहे अपने मन को दोहरा सकता है। तो जब वो अपनी मन की इच्छा को ऐसे करता है, आंख बंद किया, देखिए आंख जरूर बंद होता होगा, जब आंख बंद करते हैं तो अपने मन को प्रकाश की चाल से ज्यादा स्पीड में दौड़ा देते हैं, तो वो वहां से क्या हो जाते हैं? एनर्जी बन जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। और वापस जहां प्रकट होना होता है, जैसे ही वो अपने मन के चाल को कम करते हैं, वैसे ही वो एनर्जी वापस मास में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा पहले के हिसाब से होता होगा। तो कहेगा सर हम भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको हिमालय जाना होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, आपके मन को दोहराने का। मैं आपको एग्रेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप 200-300 साल लग सकते हैं आपको, अगर उतने दिन जिंदा रहे तो खैर अब एक सवाल आएगा कि सर अगर मान लीजिए मैं आधा अधूरा प्रैक्टिस करके चलाऊंगा तब तो होगा ये, आप 60 साल में जब वापस आइएगा तो आप गायब तो हो जाइएगा खुद को, लेकिन फिर वापस आने के लिए अगर मन भटक गया, अगर जा रहे हो रास्ते में कोई चीज़ दिख गया, अरे समोसा है, मन भटक गया, आपका रास्ता से, आपका एनर्जी से, आपका जो स्पीड है उससे कनेक्शन आपका टूट गया, फिर जिंदगी भर आप एनर्जी की एनर्जी ही बने रहोगे। ये मजाक का पात्र था। तो आप देखिएगा कि जो गायब होने वाले थ्योरी है वो भी इसको सही साबित करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, E बराबर जो mc स्क्वायर है, ये थ्योरी दिया था आइंस्टीन ने, जहाँ m दिखाता है मास को और c दिखाता है स्पीड ऑफ लाइट को। मतलब E एनर्जी हुआ, m मास हुआ। तो एनर्जी और मास, अभी मैंने बताया ना कि फिजिक्स का संबंध किससे है? मैटर और एनर्जी। मैटर मतलब मास ही उसमें अंदर आता है, तो मैटर से और किससे हुआ? एनर्जी से। तो आप समझ सकते हो E बराबर mc स्क्वायर किसका फॉर्मूला है बच्चों? फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो दुनिया का, बहुत लोग बोलेंगे बायोलॉजी के बिना मुश्किल है। अरे भाई ये डीएनए तब बना, ये सेल तब आया जब इस पार्ट को पार किया। कई लोग बोलेंगे इसके बिना मुश्किल है, केमिस्ट्री के बिना मुश्किल है, इसके बिना मुश्किल है। सभी सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर सभी सब्जेक्ट का कोई सबसे ज़्यादा हीरो रखता है अपने आप में तो उसका नाम है एनर्जी, यानी E बराबर mc स्क्वायर मतलब फिजिक्स। इसीलिए फिजिक्स को हमेशा टॉप पे रखा गया है। ठीक है, तो कहने का कुल मतलब ये हुआ बच्चे लोग कि हम लोगों ने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी, और इस सब्जेक्ट के अंदर हमें मैटर के बारे में पढ़ना है, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स पढ़ना है, हीट पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, रेडिएशन पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। कई लोगों को लगता है कि ये केवल केमिस्ट्री का टॉपिक है, गलत। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपस में बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, आपको पता चलेगा। ये सारे टॉपिक्स कहाँ पढ़ने हैं? आपको फिजिक्स से पढ़ने हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, इस फिजिक्स के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है? साउंड के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैकेनिक्स, हीट, लाइट और रेडिएशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है इस फिजिक्स के अंदर है। तो आप थिंक आपको फिजिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग अगला बात, सर टाइप्स ऑफ फिजिक्स कितने होते हैं?
फिजिक्स के टाइप्स कितने होते हैं? देखो बच्चों, फिजिक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, एक को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मतलब इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। अब कहिएगा सर ये क्लासिकल फिजिक्स और ये मॉडर्न क्या है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिस फिजिक्स की खोज 19वीं शताब्दी से पहले हुई उस फिजिक्स को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। जिस फिजिक्स की खोज 19वीं यानी 19वीं शताब्दी से उसके बाद चालू हो गया, तो उसके बाद मतलब 20वीं शताब्दी आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। 90% हिस्सा आपको पढ़ना है फिजिक्स में, मतलब आईएससी में क्लासिकल, और मात्र 10% या उससे थोड़ा सा बैक ही होगा हमको पढ़ना है मॉडर्न। तो मतलब अगर आप पहले फिजिक्स के लॉज के बारे में जानते हैं इंटरमीडिएट में, और तब उसका एप्लीकेशंस आप आगे करते हो, जब आप इंटरमीडिएट पार करके इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हो तब करते हो, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो 19वीं शताब्दी से पहले जो खोज हुआ उसको बोलेंगे क्लासिकल, उसके बाद जो हुआ उसको बोलेंगे मॉडर्न। तो टाइप्स ऑफ फिजिक्स आपने देख लिया बच्चे लोग। अब सवाल आता है कि सर स्कोप क्या है फिजिक्स का? तो देखिए बच्चे लोग, स्कोप संभावनाएं, देखो फिजिक्स विल बी वाइड सेंस कवर्ड क्वांटिटी विथ लेंथ एंड मैग्नीट्यूड एज बिग एज 10 टू द पावर 40 मीटर एंड मोर देन, जो एक बार बताओ, फिजिक्स कहता है कि हम उन चीजों को डील कर सकते हैं जिस चीज का साइज 10 के पावर 40 मीटर से बड़ा हो। समझ में आ रहा है? 10 के पावर 40 मीटर कितना बड़ा हुआ है? इतना बड़ा हुआ बच्चों कि आप एस्ट्रोनॉमिकल चीज, स्टडी यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स होता है ना, चांद, तारा, गैलेक्सीज, इतना बड़ा जो चीजें है वो सब आ जाता है किसके अंदर? 10 के पावर 40 मीटर के अंदर। तो हमको फिजिक्स में इतने बड़े बड़े चीजों का भी अध्ययन करना है, और एटम, न्यूक्लियाई, ये सब चीजों के बारे में अध्ययन करना है। तो क्या वो बहुत बड़ा होता है? वो तो इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं है। तो कहने का मतलब छोटे से छोटे चीजों से लेकर के और बड़े से बड़े चीजों का अध्ययन करना है, मतलब 10 के पावर -40 मीटर से लेकर के और 10 के पावर -14 मीटर तक का अध्ययन करना है। ठीक है, इस रेंज की चीजों का अध्ययन करना है। अगर आप टाइम के दृष्टिकोण से बात कीजिए तो 10 के पावर -22 सेकेंड, इतनी छोटी छोटी स्पॉन्टेनियस घटना है, अल्फा बीटा गामा निकलता है ना, जो एटम निकलता है, इतना स्पीड निकलता है कि आपका सेकेंड ये कितनावा हिस्सा में निकल जाएगा। तो कहने का मतलब इतनी छोटे समय को भी मापना है और 10 के पावर 18 सेकंड इतने बड़े समय को भी मापना है। फिजिक्स में इस 10 के पावर -30 kg, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर -31 kg, और 10 के पावर 55 kg धरती का मास। तो इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर धरती के मास तक की चीजों को मापना है। तो छोटे से लेकर बड़े तक के अध्ययन करना है हमको इस फिजिक्स में। तो इसका स्कोप आप देख चुके होंगे। उसके बाद फिजिक्स को भी बताया हमने, कैटेगराइज किया है ब्रॉडली कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। एक को बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स और एक को बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो हम लोगों ने अभी देखा है। क्लासिकल फिजिक्स, देखो बच्चे लोग, जब आप बहुत बड़े लेवल पे बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। जैसे धरती की बात करना, चांद की बात करना, तारा की बात करना, उसको बोलते हैं मैक्रो, मतलब बड़ा। तो क्या बोलेंगे वो? क्लासिकल फिजिक्स वह ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं मैक्रो फिनोमिना के बारे में, बड़े बड़े फिनोमिना के बारे में। और मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स क्या है? वह फिनोमिना जिसको हम लोग माइक्रो फिनोमिना, मतलब छोटे छोटे घटनाओं के बारे में, एटम, न्यूक्लियाई, एनर्जी, लेपर्ड, उसके बाद एंटी प्रोटोनो, एंटी न्यूट्रॉनो, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आई थिंक आपको बहुत बेस्ट डेफिनेशन मिल जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स क्या है, इससे बेस्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? तो जब मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना की चर्चा करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और जब माइक्रो, छोटे का अनुभव करते, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप घबराइए मत कि सर हमको याद कैसे होगा इतना इतना बड़ा, आपको केवल समझना है। जब चैप्टर एंड होगा तो सभी को स्टडी पैकेज मिल जाएगा, और जो उसमें क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से केवल वही याद कर देना और आपको आ जाएगा। तो पहले आपको हाथ को फ्री छोड़िए कि पहले सर आपको जो पढ़ाना है पढ़ाइए, और लास्ट में याद करवाने की गारंटी हम पे छोड़िए, मैं आपसे याद करवा लूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। ऑब्जेक्टिव बनवा लूंगा, टॉपिक याद करवा लूंगा, 2 नंबरी 5 नंबरी सब कुछ करवा दूंगा, आप केवल अभी पढ़िए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चे लोग कि सर इसके अंदर क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कौन कौन ब्रांच हमको पढ़ने। तो आप देख सकते हैं मैकेनिक्स है, ये है ऑप्टिक्स है, ये सब सारी चीजें किसके अंदर है? क्लासिकल के अंदर है। अभी सब चीज क्या है तो आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। और मॉडर्न के अंदर एटॉम एंड न्यूक्लियस, बोलो ना, छोटी छोटी घटनाओं के बारे में, क्वांटम फिजिक्स। तो जो छोटा छोटा घटना है, जो छोटी छोटी लेवल में बात हो रही है वो मॉडर्न में, और जो बड़ी बड़ी लेवल में बात हो रही है वो क्लासिकल में। क्लासिकल के लिए न्यूटन साहब को थैंक्स कहिए, इसके लिए आप आइंस्टीन साहब को कहिए। ठीक है बच्चे लोग, पर आपको ज्यादा कहो भी न्यूटन से होगा। चलता कि नहीं, मेहनत के पैसे का है। तो क्या है, ज्यादा काम आपको न्यूटन से होगा, फिर कम काम आपको आइंस्टीन से होगा। ठीक है, तो चलो बच्चे लोग आगे बात करते हैं।
हाँ, अब देखिएगा बच्चे लोग, मैंने आपको अभी कहा ना कि देखो क्लासिकल फिजिक्स में साइज बड़ा होता है और क्वांटम फिजिक्स में साइज छोटा होगा। तो जैसे जैसे आप क्लासिकल से नीचे आओगे ना, साइज छोटा होता चले जाएगा। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स में स्पीड कम होता है, जैसे हम कितना स्पीड से फेंक सकते हैं इसको, 10, 15, 20, 25, 30, अभी मैंने बोला ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ होता है उसकी स्पीड कम होती है, और रिलेटिव मतलब क्वांटम फिजिक्स में जो भी चीज़ होता है उसका जो स्पीड होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर हो जाता है। तो इस पिक्चर से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि सर क्वांटम मतलब मॉडर्न होता है, क्वांटम को मॉडर्न करते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में हमको अपने साइज को छोटा रखना पड़ेगा और क्लासिकल फिजिक्स में हमको अपने साइज को बड़ा रखना पड़ेगा। स्पीड को कम रखना पड़ेगा क्लासिकल में, और जैसे ही स्पीड प्रकाश की चाल को पार करेगी तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, वो लोग क्वांटम यानी मॉडर्न में। तो आपको समझ में आ चुका होगा बच्चे लोग, ठीक है, कि कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग बात करते हैं बच्चे लोग कि सर हाँ फिजिक्स के ब्रांच कितने हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोग ब्रांच ऑफ फिजिक्स। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब देखिए ब्रांच ऑफ फिजिक्स में सबसे पहला ब्रांच को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, सबसे पहला जो ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। आप कहिएगा सर ये मैकेनिक्स क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो मैं कहता हूँ आप स्टडी करते हो तो सबसे पहली बात तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्योंकि ये फिजिक्स का ही ब्रांच है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, प्लीज धीरे धीरे सुधर जाएगा, तब तक थोड़ा झेल लीजिए। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट, हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी अबाउट मोशन, ब्रैकेट में रेस्ट भी लिख लो क्योंकि रेस्ट और मोशन एक कंपैरिजन वाली चीजें हैं, लेकिन अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ कि किसके बारे में अध्ययन करते हैं, मोशन के बारे में। किसके मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। सुन लीजिएगा, जब आप ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में अध्ययन कीजिएगा उसी को मैकेनिक्स कहते हैं। आप कहेगा ये हमको समझ में नहीं है, जैसे मान के चलिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो ये लाइट क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बारे में हम अध्ययन इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पेन को फेंक रहे हैं, फेंकेंगे नहीं क्योंकि वैसे ऊपर गिर चुका है, अब टूटेगा तो आएगा भी नहीं मेरे से। तो अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये जो फेंकेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैटर होता है, जिसके अंदर मास होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो उसके बारे में जो भी चीज़ हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जिसके अंतर्गत मास पाया जाता है और जो मैटर की तरफ, मैटर को समझिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग, मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी मैंने बताया इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, आप ऊपर से देख करके लिख लीजिएगा, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ हीट फ्लो, मोशन ऑफ हीट। वहां पिछले वाले में किसके बारे में अध्ययन किए थे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें किसके बारे में अध्ययन किए, मोशन ऑफ हीट। अब देखिए कैसे, जैसे ये बॉडी गर्म है, ठीक, और ये बॉडी ठंडा है। जब आपस में आप इसे जोड़िएगा तो हीट जो है वो गर्म से किधर जाएगा, ठंडा की ओर। तो यहाँ पे देखिए हीट का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ। इसी चीज को हम पढ़ते हैं किसके अंदर हुआ, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। क्लियर है बच्चे लोग। तो अभी हम लोगों ने ब्रांच में जान लिया कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे बउआ, हीट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब आता है इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज कब रुका हुआ है, कब चल रहा है, चलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तभी तो 11,000 के तार किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेता है, किसी आदमी वगैरह को। तो कहने का मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है या रेस्ट में होता है तो उसके कई कंडीशंस होते हैं, जैसे वह करंट उत्पन्न कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देता है, ये सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब कोई पूछेगा इलेक्ट्रोमैकेनिक्स क्या है, तो आप कहिएगा यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, बताइए बच्चों, किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं बच्चे लोग चार्ज के मोशन के बारे में। किसके मोशन के बारे में, चार्ज के मोशन के बारे में। वेरी गुड। तो चलिए ये डेफिनेशन आप ऊपर से देख के लिख लीजिएगा तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। ये बात तो सब में कॉमन है ना कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट। पहले वाले में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले है मोशन ऑफ हीट, तीसरे वाले है मोशन ऑफ चार्ज। क्लियर। अब आता है ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं एवरीथिंग अबाउट लाइट, एवरीथिंग अबाउट लाइट। आप लोग नोट जरूर बनाइएगा इसका,
एवरीथिंग अबाउट लाइट, मतलब कि प्रकाश के बारे में जो भी चीज है सब कुछ के बारे में पढ़ लीजिएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग बुआ? ऑप्टिक्स। प्रकाश के बारे में जो चीज है सब चीज के बारे में पढ़ लीजिएगा उसे क्या बोलेंगे बुआ? ऑप्टिक्स। जैसे यहाँ देखिए आपका आंख है, ये प्रकाश पे सेंसेशन होता है। उसके बाद ये जो लाइटिंग हो रहा है, ये लाइट को 7 भागों में तोड़ रहा है। तो ये जितने भी फिनोमिना है जो हमको पढ़ना है वो सब किसके अंदर पढ़ना है बुआ? ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, जो 12th में हम लोग को पढ़ना है और आप लोग 10वां में पढ़ के आएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश की। नमस्कार बच्चों, तो आपको जैसा कि पता होगा कि क्लास 11th का अभी फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो उसका हम लोगों ने हाफ पार्ट ऑलरेडी देख लिया था, जिसका लास्ट क्लास यहाँ पे खत्म हुआ था, लास्ट टॉपिक। अब इसके आगे आज हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर डालेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप ये सेकेंड पार्ट क्या है उसको जरा देखिए। सेकेंड पार्ट कहता है कि यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था कि पहला चैप्टर जो है वो समझाने टाइप का है ना। तो इसमें कुछ मतलब लिखा है, बहुत सा थ्योरीज है, बस उसको समझना, याद वाद करने की जरूरत आपको नहीं, केवल समझ जाओ कि ये चीज़ें क्या हो रही है। तो आप देखिएगा इसमें कहा जाता है टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। अगर हमने फिजिक्स की खोज की है या फिजिक्स के बारे में कोई चीज़ हमने पढ़ा है तो उसका टेक्नोलॉजी में क्या इस्तेमाल है, हम कैसे उसको किसी चीज़ को जाने और फिर उसके कोई टेक्नोलॉजी की कोई डिवाइस बनाया और उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि मान के चलिए मैं एक छोटा सा डेमो लेके चलता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की, और उसी तरह की खोज का एप्लीकेशन कर करके मोबाइल, इंटरनेट आज सब कुछ बना के रख दिए। तो हमने क्या किया, किसी फिजिक्स के थ्योरी को पढ़ा और थ्योरी को पढ़ने के बाद उसका टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करके उसमें जितनी भी चीज़ें थी सबको बनाने की कोशिश की। तो अब यहाँ पर यही क्वेश्चन आता है, देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। जैसे कि एक बात बताओ, स्टीम इंजन, जैसे स्टीम इंजन के बारे में खोज हुई है ना, तो हमने क्या किया, एक 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्री जो औद्योगिक क्रांति है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वां क्लास में औद्योगिक क्रांति। तो ये औद्योगिक क्रांति किसकी वजह से आया, उसमें सबसे अहम रोल प्ले किया स्टीम इंजन ने। क्योंकि स्टीम इंजन आया तो कोई, आप सपोज करो ना तुम कोई माल बना रहे हो तो बेचोगे कहाँ, तो बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, वहाँ जाने के लिए किसने सबसे बड़ा काम निभाया, स्टीम इंजन ने। तो आप देखिए कि 18वीं शताब्दी में जो रिवोल्यूशन लाया वो फिजिक्स के ही देन था कि वो टेक्नोलॉजी ने उस समय वो साथ दिया। ठीक है, फिर आता है बच्चे लोग, उसके बाद कम्युनिकेशन, मतलब जो संचार अवस्था है, वायरलेस, मतलब जो बिना तार की जो संचार व्यवस्था है, जैसे कि आप ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो या बाकी जितने भी चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें जो डिस्कवरी, खोज कर करके लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, मैंने बोला था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो खोज विकसित हुआ, अभी 12th में पढ़ोगे उसको, तो उस पर क्या किया हम लोगों ने, कम्युनिकेशन को सेटअप कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ने प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है सोलर से, विंड से, और जियोथर्मल एनर्जी, बहुत सी एनर्जी। आप देखते हो ये पेट्रोल का बहुत शॉर्टेज होते जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं एनर्जी के दूसरे सोर्सेज पर। जैसे कि आप सोलर एनर्जी देख लो, पवन चक्की वगैरह, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम एनर्जी का यूज कर करके, फिजिक्स पढ़ के उसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, रिसोर्सेज का यूज कर करके रेवोल्यूशन और क्रांति ला रहे हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक रहा एप्लीकेशन जो फिजिक्स का होता है टेक्नोलॉजीज वगैरह। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इससे एक कदम आगे बढ़कर। हाँ, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखो, पहली बात तो ये है कि इस पहले चैप्टर में हमें बहुत बेसिक सा पढ़ना है। फोर्स के बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, फोर्स के बारे में 5वें चैप्टर में हमें डिटेल पढ़ना है, जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये सब चीज़ों में हमको डिटेल पढ़ना है। तो अभी इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए आप देखते हो जगह कई से फोर्सेज है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, कई सारे फोर्सेज है। तो फोर्सेज के नाम गिनाएंगे, लेकिन सबकी कुछ कैटेगरीज होती है ना, सबकी कुछ क्या होती है, कैटेगरीज होती है। मतलब जितने भी फोर्सेज आप पढ़ोगे, हजारों सैकड़ों टाइप के, तो वो सारे फोर्सेज कुछ गिने चुने 4 ही फोर्स के अंदर आता है। ठीक है, जितने भी फोर्सेज है सबके सारे टाइप्स होंगे। तो आप जरा समझिएगा, पहले इस शब्द को समझिए कि सर ये फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, और फोर्स और नेचर का। पहली बात तो ये फोर्स नेचर का है, दूसरी बात ये फोर्स क्या है, फंडामेंटल। देखिए आप कहिएगा सर ये फंडामेंटल शब्द को समझाइए। जैसे आप क्या होता है कि सुनते होइएगा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है,
राइट्स कहने का मतलब होता है अधिकार। तो कहते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो इसका बेसिक से मतलब ये निकल कर हमारे सामने आता है कि जब आप कहीं जाओगे और अब जेल गए और जेल में जाकर वहाँ पे बोल रहे भैया हमको पानी दीजिए, तो वो ये नहीं कह सकते कि हम तुमको पानी नहीं देंगे। क्यों? आप चाहे कितने भी बड़े अपराधी हो, सभी अपराधियों के लिए जब तक वो जिंदा है या किसी भी चीज़ में जो भी आदमी जेल के अंदर है या बाहर है, पानी पीना सबका राइट है, ठीक है। लेकिन जो सबको प्राप्त होता है उसको फंडामेंटल कहते हैं। लेकिन क्या बोल सकते हैं हवलदार चाय ला तो बड़ी मार मारेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पानी पीना सबका अधिकार है, उससे कोई आपको वंचित नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे लोग कि जो हमारा ऐसा चीज़ जो सब जगह पाया जाए, सब में पाया जाए, सबको प्राप्त हो, उसको फंडामेंटल कहते हैं। तो जो सब में पाया जाए, जो फोर्स सब में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फोर्स। अब कौन सा फोर्स सब में पाया जाता है? इस दुनिया में सब जगह मास होता है और जहाँ मास होगा वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो ये हुआ ना फंडामेंटल। अच्छा, दुनिया के हर मास में एटम पाया जाता है और जहाँ एटम होगा वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, और दुनिया के हर एटम में न्यूक्लियस होता है और जहाँ न्यूक्लियस होगा यहाँ वो फोर्स और ये फोर्स, दोनों फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इस दुनिया के हर वस्तु में मास होता है, दुनिया के हर मास में एटम होता है, दुनिया के हर एटम में न्यूक्लियस होता है। तो आप समझ सकते हो ये चारों फोर्स दुनिया के हर चीज़ों में विद्यमान है, चाहे वो पेन हो, चाहे मेरा टी शर्ट हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं डिजिटल बोर्ड हो, तो कुछ भी अगर आपके सामने है तो वो सबको प्राप्त है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो फंडामेंटल फोर्स किसे कहते हैं? वह फोर्स जो नेचर में हर जगह हर चीज़ों में मौजूद हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सॉरी ग्रेविटेशनल बोल रहे हैं, फंडामेंटल फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रकार क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आप एक बात समझिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी एक मास के बीच में नहीं लगता है, जब भी लगेगा दो मास के बीच में लगेगा। तो कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे का क्या है। अब एक बात बताइए, जब इस पेन को छोड़ेंगे तो धरती इसको अपनी ओर खींचेगी, तो जब इसको धरती अपनी ओर खींचेगी तो कहने का मतलब दो मास आपस में बल लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि हम पेन को छोड़ें और पेन ऊपर चले जाए? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी एक मास दूसरे मास को धक्का नहीं दे सकता है, हमेशा वो खींचेगा ही खींचेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कितने मासेज चाहिए? 2 मासेज। अच्छा, फोर्स का नेचर कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव, है ना। तो कहा जाता है यदि 2 मासेज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिखा हुआ भी है आपके पास, कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ए म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल मतलब होता है अगर ए बी को खींच रहा है तो बी भी ए को खींचे, इसको बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। जैसे आपका फेसबुक पर होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड, हाँ सब याद आ रहा होगा आपको। तो कहने का मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर ए बी को खींच रहा है तो बी भी ए को खींचना चाहिए। बिटवीन किसके बीच में ऐसा हो रहा है? तो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट्स जिसके पास मास होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मासेज, उसके मासेज के कारण वो क्या होता है? खींचता है। और ये यूनिवर्स में सभी जगह पाया जाता है। क्लियर? तो आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर हो गया कि हाँ सर 2 मासेज होना चाहिए, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए और ये सभी जगह पाया जाता है। डिटेल जानकारी गुरुत्वाकर्षण नाम यानी ग्रेविटेशनल नाम का एक चैप्टर ही है, वहाँ हम लोग इसको देखेंगे। ओके, चलिए, तो अब बात आता है पहला के बाद दूसरा का। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए इस दुनिया में क्या हुआ है वो, देखो इस दुनिया में क्या हुआ, ये प्लस है और यहाँ माइनस एटम है, तो अब क्या हुआ आपको पता है? प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, माइनस प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है और माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन लगता है। तो जब एटम होता है तो एटम के सेंटर पे क्या होता है? प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 चार्जेस के बीच में, किसके बीच में हुआ? 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, तो पहले वाले में तो आप क्लियर थे कि 2 मास के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, पर इसमें क्लियर है आप? नहीं है, क्योंकि 2 मास के बीच में, सॉरी 2 चार्ज के बीच में प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन भी लग सकता है, मतलब दूर जाने वाला फोर्स, और प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन भी लग सकता है। तो इसमें हम चार्ज के नेचर में घुस करके ये सब चीज़ नहीं देख पाएंगे। तो क्या कट, हाँ, तो वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चार्ज के नेचर से हम पता करेंगे कि वो फोर्स अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है। ओके, क्लियर है? अब देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए कि प्लस प्लस के बीच में धक्का लगता है, कई लोग बहुत घटिया एग्जाम्पल उठाते हैं।
मतलब इससे उनको लगता है सस्ता पब्लिसिटी। पढ़ाई में मस्ती मजाक होना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसका लेवल बहुत डाउन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंततः कुछ भी है, पढ़ाई एक सम्मान, ये आपके दिमाग को प्यूरिफाई करता है, इसको गंदगी नहीं भरता है। पर वो अलग बात है कि आजकल ये गंदगी वाली चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पसंद करने से मतलब कोई अपना लेवल नहीं गिरा लेगा। तो खैर इस पर आपको बेसिक सा बात है, समझ में आ ही चुका होगा कि प्लस प्लस धक्का देगा, प्लस माइनस से ट्रैक करेगा। इसके लिए कोई बहुत घटिया एग्जाम्पल ये सब उठाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का ये मकसद यहाँ पर होता है बेटा कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो ये दो आपस में बल लगा रहे, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को, ठीक है, यहाँ पे कहा जाएगा कैन बी कॉल्ड एज अ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन चार्जेज। हमने अभी बोला कि पहले वाले में क्या था, मासेस के बीच में है, इसके वाले किसके बीच में होगा, चार्जेस के बीच में। तो जो फोर्स लग रहा है वो किसके बीच में होगा, चार्जेस के बीच में। और ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है, मतलब खींच भी सकता है और धक्का भी दे सकता है। इसीलिए देखिए लिखा हुआ है कि ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है। लेकिन पहले वाले में केवल क्या था, जब दो मासेस था तो केवल अट्रैक्शन, लेकिन इस वाले में अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। ओके, तो खैर अभी तो मैंने बता दिया, इसी बात को लिखा है कि एक जैसा लाइक चार्ज होगा, मतलब एक जैसा चार्ज होगा तो धक्का देगा, अपोजिट होगा, तो ये सब तो बात हमने बता दी ऑलरेडी। तो खैर दूसरा वाला भी क्लियर, पहले वाले में मासेस के बीच में फोर्स लगता है, इसमें चार्जेस के बीच में लगता है। पहले वाले में दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका नेचर अट्रैक्टिव होता है और इसमें क्या होता है, रिपल्सिव होता है। ये मतलब रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होता है, वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। ओके, अब आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका खाली आप आंसर कीजिएगा। देखो बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ कि कार्बन, तो कार्बन का मतलब होता है C6, कार्बन मतलब होता है C6। तो कहने का मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 6 प्रोटॉन्स होंगे। और मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ अभी कि कोई भी जो प्रोटॉन होता है वो धक्का देता है। तो अगर प्रोटॉन धक्का देगा तो वो तो उसको छोड़ के निकल जाएगा, मतलब प्रोटॉन को अगर अंदर बैठा हुआ है और ये सभी दूसरे को धक्का दे रहा है तो प्रोटॉन तो नाभिक को तोड़ के निकल जाएगा। पर नाभिक तो स्टेबल है, सभी लोगों ने एटम वगैरह बताया कि नाभिक स्टेबल है, वो टूट नहीं सकता नॉर्मली कंडीशंस में। तो एक बात बताइए, तो फिर जब ये प्लस प्लस धक्का लगा रहा है तो फिर इसके जो धक्का वाला फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, कौन उसको संतुलित कर रहा है ताकि ये अपनी जगह पर स्टेबल बना रहे? तो उसका नाम है न्यूट्रॉन। देखो इसके आपको पता होगा कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, तो कहा जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, यहाँ पे कहा जाता है द अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि देखो प्लस प्लस तो रिपल्सिव है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई धक्का दे रहा है तो कोई खींचना भी तो चाहिए कि हम थोड़ा जान दे वो, ठीक है। तो कहने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 बार गिर चुका है ये, तो क्या बोलेंगे होगा, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाउंड इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। और आपको पता है कि न्यूक्लियस को तोड़ना कितना मुश्किल होता है, ये आप एटम बम वगैरह सब में देख सकते हो, हीलियम हाइड्रोजन सब एटम में। तो जब न्यूक्लियस को तोड़ना इतना मुश्किल होता है तो पक्की बात है ये जो आपस में अट्रैक्शन लगाया होगा वो बहुत मजबूत लगाया होगा, तभी तो इसको तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पे कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। क्या बोलते हैं बुआ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। अब एक बात बताओ, अब आता है अगला नंबर, अगला के बाद क्या है बुआ, वीक न्यूक्लियस फोर्स। वीक मतलब कमजोर। तो कहा जाता है बुआ कि जब कोई एटम होता है, चाहे वो हीलियम हो या हाइड्रोजन हो, इस पे डिटेल अभी बात नहीं करेंगे, सब चले जाओगे तुम लोग एटम में, न्यूक्लियाई में, रेडिएशंस में, वहाँ नहीं जाना, वो सब हमको पढ़ना 12th के 12-13 चैप्टर में, ये बेसिक सा बात है। जब कोई नाभिक टूटता है या नहीं भी टूटता, उसके अंदर कोई स्पॉन्टेनियस इमिशंस वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर। नाम सुनो, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से छोटा को बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बोलते हैं पार्टिकल, और उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं सब पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बुआ, सब पार्टिकल्स। तो क्या होता है कि जब प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब जब निकलता है इसको बोलते हैं कि सब पार्टिकल्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं बच्चे लोग, सब पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो जब ऐसे चीजें निकलना चालू होता है, वह फोर्स दैट अपीयर्स ओनली इन स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोसेस लाइक बीटा डीके एंड न्यूक्लियस, वह फोर्स जो केवल कुछ गिने चुने स्पॉन्टेनियस इमिशंस मतलब जब कोई न्यूट्रॉन्स में से जब छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, उस दौरान जो सब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक इसलिए बोलते हैं, कमजोर था तब ना घर टूट गया। देखिएगा जिसके पिताजी कमजोर होंगे घर में, उनका घर बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि बाल बच्चे से अपना अपना करने लगता है। तो इसी यही बात है कि जब न्यूट्रॉन कमजोर पड़ता है, स्पॉन्टेनियस इमिशंस होते हैं, इमिशन मतलब उत्सर्जित होना, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स पहले घर छोड़ के निकल जाते हैं, ठीक है।
तो क्या है, ये आप समझ में आ चुका होगा। 4 नेचर ऑफ फोर्स हमारे पास कौन कौन है और चारों के डेफिनेशन हम लोगों ने बता दी है। तो आई थिंक आपको ये 4 समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन क्या है, 2 मासेस के बीच में लगता है, अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो क्या होता है, 2 चार्ज के बीच में लगता है और ये दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ये क्या बताएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और ये क्या बताते हैं, छोटे छोटे सब पार्टिकल्स के बीच में जो लगता है। ओके, अब बच्चे लोग हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ फोर्स में देखना है कि कौन कितना मजबूत है, ठीक है। तो देखिए बच्चे लोग, आपको बता दो कि सबसे मजबूत होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, पर जो मजबूत होता है वो छोटे ही दूरी के लिए होता है। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, 10 के पावर -15 मीटर के आसपास में। थोड़ा इससे मजबूत होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पर इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। और इससे जो मजबूत होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो वेरी शॉर्ट, मतलब इसका जो डिस्टेंस है लगने का बहुत छोटा होता है बोले न्यूक्लियस के अंदर। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो सबसे कमजोर होता है और ये इनफाइनाइट। देखते हो चांद तारा कहाँ होता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये निकला कि जो सबसे को पूछेगा सबसे मजबूत फोर्स नेचर क्या कौन है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे कमजोर फोर्स कौन है, तो क्या बोलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए वैज्ञानिक वगैरह का नाम दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने कौन सी स्ट्रीम में कब क्या खोज की। तो ये आपके पास नाम है, ये आपको एनसीईआरटी के चार्ट में मिल जाएगा, इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आता है कंजर्वेशन लॉ। देखिए कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, मैं आपको फिर से बता दूं। यदा यदा हि धर्मस्य च ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदामहम्। मतलब कि जो इस दुनिया में कहा जाता है कंजर्वेशन के बारे में कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी। आत्मा अमर है, आत्मा की नहीं तो उत्पत्ति होती है नहीं तो विनाश, ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो उसको बोलते हैं आत्मा के संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण, सुरक्षित, इसका इंग्लिश होता है कंजर्वेशन। क्या मतलब होता है, तुम्हारा पैसा सुरक्षित है, मतलब कि तुम्हारा जो मनी है, जो तुमने पैसा है, जितना पहले था उतना बाद में है। तो याद रखिए कंजर्वेशन का मतलब ही होता है जितना पहले उतना बाद में, है ना, फाइनल। तो इनिशियल बराबर क्या होता है वो फाइनल। मैं इसको एक बार मिटा दूं, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इनिशियल वैल्यू बराबर कौन सा वैल्यू, फाइनल वैल्यू। तो याद रखिएगा, लेकिन यह कब होगा, जब कोई एक्सटर्नल इफेक्ट काम ना करे। अब सपोज कीजिए कि इनिशियल बराबर फाइनल होना चाहिए, कोई ऊपर से लाके एक ढकिया रख दिया तो बढ़ा दिया ना, तो वो कौन बढ़ाया, बाहरी आदमी लाके रखा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बाहरी आदमी का इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप पानी पेट्रोल तुम डाले हो 1 लीटर, तो तुम्हारा तो गाड़ी चलेगा वो 1 ही लीटर के हिसाब से चलेगा। अब कोई आदमी बाहर से पेट्रोल डालते जा रहा है तो वो 1 लीटर के हिसाब से नहीं चलेगा। कहने का मतलब कोई एक्सटर्नल आदमी आ गया उसके बीच में। तो यही कहता है कि यदि कोई एक्सटर्नल इफेक्ट काम ना करे तो जितना इनिशियल पहले था उतना ही बाद में होगा। और तुम इसको केवल जान सकते हो, इसको एक्सपेरिमेंट या वेरिफिकेशन ये सब संभव नहीं है इसका, ठीक है ना, ये सब आप नहीं कर सकते। आप केवल इसको एब्जॉर्व कर सकते हो, इस घटना को देख सकते हो कैसी होती है, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। क्लियर है क्या। तो बच्चे लोग सबसे पहला आता है कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। तो बहुत सिंपल कहता है ये सब। कंजर्वेशन का मतलब होता है जितना एनर्जी पहले होगा उतने एनर्जी बाद में होगा। तो आप इसको सिंपल कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ नो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं बोल के लिखवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार आप आराम से कह सकते हो कि यदि कोई एक्सटर्नल इफेक्ट काम ना करे तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ नो एक्सटर्नल इफेक्ट एक्ट ऑन द सिस्टम। यदि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल, कोई बाहरी प्रभाव काम ना करे, देन इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो जितना एनर्जी का पहले मान था उतने ही एनर्जी का बाद में मान होगा। इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, अगर जो इसको नोट कर चुके हैं वो आप वीडियो को रोक करके आप मेरी बात को सुनकर लिख भी सकते हैं। कोई पूछेगा सर कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो जितना मास इनिशियल में होगा उतने मास फाइनल में होगा। तो इसका भी हम डेफिनेशन बोल देते हैं, इफ नो एक्सटर्नल इफेक्ट एक्ट ऑन द सिस्टम देन इनिशियल वैल्यू ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ मास। जितना इनिशियल मास होता है उतना ही फाइनल में मास होता है। क्लियर है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसी तरह से आप सबका बना लीजिएगा। चार्ज का भी पूछेगा तो क्या बोलिएगा वो, इफ नो एक्सटर्नल इफेक्ट एक्ट ऑन द सिस्टम देन इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज। खुद से बना लीजिए, बस वही तो करते आ रहे हैं, बस खाली चार्ज मास ये सब वर्ड चेंज कर रहे हैं, बाकी सब फर्मा वही है। क्लियर। अच्छा, तो आप आई थिंक आप इसका बना लीजिएगा, लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का बना लीजिएगा, वही डेफिनेशन, खाली एनर्जी की जगह मास, मास की जगह वो और उसकी जगह लीनियर मोमेंटम, जो जैसा शब्द आएगा उसके अकॉर्डिंग हमको डाल लेना है। अब सवाल आता है
कि फिजिक्स का रिलेशन अदर सब्जेक्ट से कैसे है। तो आपको तो अच्छे से पता है कि फिजिक्स का रिलेशन सभी सब्जेक्ट्स के साथ है, पता है ना आपको। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के साथ। तो आपको पता है कि जब आप फिजिक्स को डेराइव करने जाओगे, मतलब कि जब आप फार्मूला थ्योरीज को, न्यूमेरिकल्स को, तो जैसे कि मान के चलो मैं एक डेमो देता हूँ, मैं इस बॉल को फेंकूँ तो कितना समय में नीचे आ जाएगा, तो द्विघात समीकरण लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉल को फेंके तो हमको पता करना है कि इस पोजीशन पे वो कब था। तो ऊपर गया तब भी इस पोजीशन पे था, नीचे आया तब भी इस पोजीशन पे था। तो एक ही पोजीशन दो अलग अलग समय पे प्राप्त हो रहा है। तो एक ही चीज को अगर दो वैल्यू आता है तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो आप समझ चुके होंगे कि सर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल आएगा, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल आएगा, ट्रिगोनोमेट्री का आएगा। तो मैथ तो समझिए बैकबोन है किसका? फिजिक्स का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैथ का इस्तेमाल कितनी ब्रॉड लेवल में है फिजिक्स का, वो तो आप समझ ही सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री, तो आप समझ सकते हो केमिस्ट्री में एक्सरे हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा मैच करता है। क्लियर? तो आप समझ सकते हो कि फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ भी बहुत अच्छा खासा रिलेशन है। ठीक। एस्ट्रोनॉमी मतलब कि खगोल विज्ञान के साथ। तो आप देखते हैं कि जो हमको अंतरिक्ष में देखने के लिए जो हम लोग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जो छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो सब जो बड़े बड़े देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, वो सब कौन बनाता है? फिजिक्स में ही तो बनता है, और उसी का इस्तेमाल हम लोग खगोल विज्ञान में करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी में हम इसका स्पेस वगैरह को देखने के लिए या उसके टेलीस्कोप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर आता है सर बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में आप देखते होंगे माइक्रोस्कोप, प्रेशर मापने वाला मशीन, हार्ट मापने वाला मशीन, तो जितना भी इक्विपमेंट बना है सब फिजिक्स ने तो बनाया है। ठीक है। तभी तो आपको तुरंत जांच रिपोर्ट थमा दिया जाता है कि जो आप जांच करा के, सारा जांच किससे हो रहा है? फिजिक्स से हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि फिजिक्स में बायोलॉजी कितना फिजिक्स से रिलेटेड है। फिर आता है मेटरोलॉजी। मेटरोलॉजी मतलब ये होता है कि जो मतलब कि बरसात कब होगा, बाढ़ कब आएगा, मौसम कब खराब होगा, कब आंधी बहेगा, तो ये मौसम के बारे में जितनी भी जानकारियां है वो सभी फिजिक्स के इक्विपमेंट की मदद से दिया जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है वो मेट्रोलॉजी। ठीक है ना। साइंस, सोशल साइंस, कई सारी चीज़ों से रिलेटेड है। क्लियर? अब हमारे पास आता है फिजिक्स का रिलेशन हमारे सोसाइटी से कैसे है। तो फिजिक्स का रिलेशन आप समझ सकते हो कितनी तरह से हमारे सोसाइटी से है। अगर हमारा फिजिक्स जो है बच्चे लोग अगर ना डेवलप होता तो इलाज, फिर ग्रहों के बारे में जानना, फिर ये फ़ोन वोन से बात करना, तो आप समझ सकते हो फिजिक्स ने कितना हेल्प किया है हमारे सोसाइटी को अब डेवलप करने में। जो टीवी देख रहे हो ये सब बना हुआ है फिजिक्स की मदद से। मतलब और भी चीज़ें इन्वॉल्व है, लेकिन फिजिक्स का बहुत ब्रॉड इन्वॉल्वेशन है। तुम ये जो मोबाइल पे जो देख रहे हो ये सब किसका देन है? तो हमारे सोसाइटी को इतना तो हेल्प किया है फिजिक्स। तो यही बात आपको बताना चाह रहा था कि फिजिक्स ने आपके सोसाइटी को बहुत हेल्प किया है। ओके, तो आप ये चैप्टर हमारा हो गया है खत्म। ये बहुत अच्छा हमारा चैप्टर था। आज एक चैप्टर का रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर क्लिक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। इस चैप्टर में आप देखिए कई लोग बोलेंगे सर ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ाया ये सब। अरे भाई ये सब यहाँ नहीं पढ़ना है भाई, वो तो थोड़ा थोड़ा नाम है। आप कोई पहला चैप्टर को लमराना चालू कर दे और बोले कि नहीं इसी में पूरा फिजिक्स पढ़ लो। यहाँ एक सीतामढ़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पहले चैप्टर में चाहता है पूरा जितना भी सिलेबस है ना सबको पढ़ा दिया जाए। तो भाई पहले चैप्टर में जब सब आधा अधूरा पढ़ाओगे तो ना ही तो बच्चा ये सही से पढ़ पा रहा है, और सिर्फ कंटेंट बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा हो जाए, लोगों को लगे कि हाँ भाई ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, वो सब बकवास चीज़ें भाई। वो सब तुमको पढ़ना है, लेकिन सिलेबस कब पढ़ेगा अगर इसी में फंसा रहेगा तो सिलेबस गोली मारो, बस खाली बेसिक पढ़ते रहो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे जितना आपको था उतना मैंने आपको दे दिया। अब इससे आगे की चीज़ें जो है कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद पैराडॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें जो हमको आगे धीरे धीरे पढ़ते चले जानी है फर्दर। तो अगला चैप्टर जो हम लोग चालू करेंगे उसका नाम होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो पहले आप लोग उसको नोट कर लीजिए, जिसको भी नोट करना है, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लीज़ आप जाकर के क्वेश्चंस को जरूर बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा जरिया है जिससे आपको टॉपिक समझने में मदद होगी। इस टॉपिक में आपको 2-3 टॉपिक की प्रॉब्लम होगा, इंग्लिश का, बहुत सारे चीज़ों का, लेकिन वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात होगी अगले लेक्चर्स में। बाय बाय।